Everyone, welcome to my YouTube channel Pharmacology with Sahil. I'm Sahil and I hope you all are so well. So today's topic is angina pectoris. So आज हम बात करेंगे कि angina pectoris क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड उसमें कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन एंड उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो angina pectoris क्या है? अब आपको जो चेस्ट पेन होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं angina. ठीक है, तो angina pectoris कोई डिसीज, हम बोल सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर डिसीज़ नहीं है कि angina हो गया है, ये एक सिम्टम है. किसका? एस्कैमिक हार्ट डिसीज़ का. angina pectoris इज अ सिम्टम ऑफ एस्कैमिक हार्ट डिसीज. ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? आपको जो चेस्ट पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना, और ये एक सिम्टम है एस्कैमिक हार्ट डिसीज का. मान लो आपके हार्ट में कोई डिसीज है या कोई डिसीज हो रही है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, अब आपको कोई फीवर होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो एक सिम्टम्स हैं. ठीक है, वो फीवर के सिम्टम्स हैं. तो यहाँ पे अगर आपके हार्ट में कोई डिसीज है, एस्कैमिक हार्ट डिसीज है कोई आपको, उसका जो सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, और उसको बोलते हैं एंजाइना. क्लियर? सो एंजाइना क्या है? तो एंजाइना क्या है? एक चेस्ट पेन, एक सिम्टम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी डिसीज़ को, कि कोई डिसीज़ हो रही है या कोई डिसीज़ है हार्ट में, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. अब इसमें क्या होता है? ये एक सिम्टम है. इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है, चेस्ट पे वेट फील होता है बहुत ज़्यादा, सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेशर फील होता है. ठीक है, ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स आते हैं. क्लियर? यहाँ पे भी लिखा है एंजाइना इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोड ऑफ पेन, प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. ठीक है, तो ये एक सिम्टम है. अब ये क्यों होता है? इट अकर व्हेन द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम doesn't get as much enough blood, hence oxygen it need because of narrowed or blocked coronary blood vessel. अब ऐसा क्यों है? ये सिम्टम क्यों आ रहा है? इट मीन्स हार्ट में कोई डिसीज़ है. हार्ट को क्या होता है? ये एंजाइना पेक्टोरिस मेनली कौन सी कंडीशन होती है? जब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड है वो इम्बैलेंस हो जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं, उनको जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है आपकी बॉडी को, क्लियर, लेकिन उतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है. ब्लड की सप्लाई, अब ब्लड किसके साथ हमारे डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज में जाता है? ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, ऑक्सीजन की. तो अगर आपकी जो आर्टरीज हैं वो उनका साइज नैरो हो गया है या वो किसी कारण ब्लॉक हो गई हैं, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो कम होगी, और अगर कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, और अगर हो ही नहीं रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी. उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, मीन्स आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है. प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, और उसकी वजह से जो डिसीज होती है और जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हार्ट मसल मायोकार्डियम में जब इनफ ऑक्सीजन या इनफ ब्लड जितना उसको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलता, तब जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, अब जो मायोकार्डियम है या हार्ट की मसल्स है, उनको ब्लड और ऑक्सीजन की नीड क्यों है? क्योंकि अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे लिए. ठीक है, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो मायोकार्डियन सेल क्या होंगे? उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे केस ऑफ नेक्रोसिस, अगर आपकी बॉडी की किसी भी टिश्यूज या सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे नेक्रोसिस के केस में भी होता है, सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही वहाँ पे. तो अगर आपके हार्ट में भी ऑक्सीजन की, अब जैसे आपको ये पता है कि आपका हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह भेजता है, लेकिन उसको खुद का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, वो दूसरों को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवा रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, देन ऑक्सीजन लंग्स से कैरी होकर डिफरेंट ऑर्गन में जा रही है, लेकिन हार्ट को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर वहीं मायोकार्डियल में जो है वहाँ पे ऑक्सीजन और सेल ब्लड नहीं पहुँचेगा प्रॉपरली तो मायोकार्डियल सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे बहुत सीवियर डिसीजेज कोज हो सकती हैं. ठीक है, तो ये है हमारी कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, हार्ट में हमारी, आपको पता है, आयोटा होता है. ठीक है, आयोटा निकलती है जो कि पूरी बॉडी में डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी फर्दर ब्रांचेज हो जाती हैं. ठीक है, और पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती है. अब ये हमारी कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, अब आयोटा की क्या होता है? डायरेक्टली ब्रांचेज निकली होती हैं और जो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होती है जिनके. ठीक है, तो हार्ट को भी नीड है ऑक्सीजन और ब्लड की. ठीक है, सो क्यों नहीं, देखते हैं कि क्यों. जो हमने कहा कि ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट तक की मसल्स को या मायोकार्डियम को नहीं पहुंचती, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, मेनली चेस्ट पेन. ठीक है, तो अब ये क्यों होता है? क्यों हमारी जो हार्ट है या मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है? तो यहाँ पे देखिए कोरोनरी आर्टरी होती है और आगे डिफरेंट इसमें बहुत मतलब ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो मेन रीजन है. एक तो या तो इस कोरोनरी आर्टरी जो है उसका साइज नैरो हो गया है. क्लियर? अगर उसका साइज नैरो हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी. क्लियर? या किसी वजह से जो आर्टरी है आपकी या कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है.
अब देखेंगे आगे की क्यों होती है, लेकिन अगर वो ब्लॉक हो गई है तब भी ब्लड आगे नहीं पहुंचेगा और ना ही ऑक्सीजन आगे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई डिसीज कॉज होगी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है ये, और इसकी जो साइड की जो ये लाइनिंग है यहाँ पे फैट की डिपॉजिट हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है कि जो ये जो आर्टरी है उसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, उसमें क्या फैट डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये क्या है, ल्यूमेन का साइज नैरो हो गया। ल्यूमेन क्या होता है, जो नॉर्मल एक स्पेस होता है आपकी किसी भी पूरी बॉडी में जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो जो इस ब्लड वेसल का कोरोनरी का ल्यूमेन इतना था, अब यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट हो गया है तो उसका साइज क्या हो गया है, नैरो। अब नैरो है तो इतने में से ब्लड की सप्लाई क्या होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगी हार्ट को, और कोज होगा एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, की फैट की डिपोजिशन होगी आपकी आर्टरीज की लाइनिंग में। दूसरी कंडीशन ये है, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को। ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिपिड थे या ये जो फैट था, ये ब्रेक होकर बीच में आ चुका है, ठीक है। ये लिपिड क्लोट बन गया है, ये जो फैट था ये ब्रेक होकर बीच में आ गया और ये क्लोट बन गया है, एक थ्रोम्बस बन गया है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, क्या होगा, ये ब्लॉक हो गया। अब ये फैट ने यहाँ से यहाँ ऐसे क्लोट बन गया इसका। अब यहाँ की ब्लड जो है यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ पे आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे। क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन सप्लाई तो कम हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड तो उतनी ही है हमारी बॉडी को। अब सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी बॉडी को जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की वो तो उतनी है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि ब्लड में जो है वो या ऑक्सीजन है वो उतनी नहीं पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि या तो आर्टरीज का साइज नैरो हो गया है तो ब्लड नहीं जा रहा प्रॉपर्ली, तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, और या तो वो ब्लॉक हो गई है तो ब्लड नहीं सप्लाई होगी, तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है इन्फ्लामेशन अकर इन कोरोनरी आर्टरी। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है, अब तो इन्फ्लामेशन की वजह से भी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। देखो कैसे, अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी की लाइनिंग में जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई है तो वहां पे जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो ये जो आर्टरीज हैं इसमें जो ये एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ये डैमेज हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गई है। अब ये जब डैमेज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्लियर, ये दो सब्सटेंस जो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग है ये दो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है या रिलीज करती है। फर्स्ट वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा होता है प्रोस्टासाइक्लिन। अब इनका काम क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टासाइक्लिन होती है ये कोरोनरी आर्टरी की एपिथेलियल लाइनिंग से सब्सटेंस रिलीज होता है और ये क्लोट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है ताकि ब्लड फ्लो इजीली हो सके, ठीक है। आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की एपिथेलियल लेयर है या एपिथेलियल लाइनिंग है वो दो सब्सटेंस को रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सेकंड वन इज प्रोस्टासाइक्लिन। अब ये जो दो सब्सटेंस है इनका काम क्या होता है, ये क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होने देते, ठीक है। और क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे तो ब्लड इजीली सप्लाई होगी ब्लड की, और ब्लड की सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई होगी। लेकिन अगर ये एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो गई है और ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं दोनों सब्सटेंस, तो क्या होगा, जो क्लोट है वो प्रिवेंट नहीं होगा। क्लोट की फॉर्मेशन जो हो रही होने से कोई रोकने वाला अब नहीं है, तो क्लोट की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये अगेन ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकती है, और एस्केमिक हार्ट डिसीज होकर आपको ऐसे सिम्टम्स, एंजाइना जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। टाइप्स की बात देखें कि एंजाइना जो है वो कितने टाइप्स का होता है, तो मेनली 3 टाइप्स का है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना। अब जो क्रॉनिक और स्टेबल एंजाइना क्या होता है, क्रॉनिक नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वही कंडीशन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी कि फैट की जो ये लाइनिंग है, कोरोनरी आर्टरी की जो लाइनिंग है यहाँ पे फैट और लिपिड की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से साइज नैरो हो जाता है, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो क्या होता है, स्टेबल एंजाइना। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्रीज O2 डिमांड, जब आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में, अगर आप फिजिकल कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई चाहिए या ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आपको। लार्ज मील, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और डाइजेस्ट होने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो और इमोशनल स्ट्रेस, तो इन सब के लिए ऑक्सीजन की डिमांड इस केस में बढ़ जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें तो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, उसमें फैट की डिपोजिशन होकर उसका साइज नैरो हो रखा है, तो ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ये लेस देन 5 मिनट का होता है, ठीक है। और अगर आप रेस्ट करते हो या मेडिसिन लेते हो तो वो ठीक भी हो जाता है, 5 मिनट तक ही होता है ये।
सेकंड होता है अनस्टेबल एंजाइना, कोज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट थ्रोम्बस विद द कोरोनरी आर्टरी पेन लॉन्गर अकर एट रेस्ट। ये वो कंडीशन है जहां पे आपका जो ये फैट था वो टूट के वहीं पे एक क्लोट फॉर्मेशन और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करके उस आर्टरीज को ब्लॉक कर दे रहा था। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। दैट कंडीशन इज और दैट एंजाइना इज अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। और इसकी लॉन्गर होता है, ये पेन जो होती है वो लॉन्गर होती है, रेस्ट करने से भी आपको कोई ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिलता। थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना, ये कहता है कोरोनरी वेसोस्पाज्म, टेम्पररी रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमने थर्ड कंडीशन डिस्कस करी थी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेशन की वजह से एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो गई है, एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो गई है तो वो अपना सब्सटेंस जो रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को, उसको रिलीज नहीं करेगी। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो ये क्या करते हैं, क्लोट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। तो जब ये रिलीज नहीं हो रहे हैं तो क्लोट की इनहिबिट को और थ्रोम्बस को इनहिबिट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस नहीं है, तो क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी और ब्लड आगे नहीं सप्लाई होगी ब्लड की। तो ये होता है थर्ड एंजाइना जिसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। इमोशनल स्ट्रेस में भी होता है, डिसफंक्शन हो गया कोरोनरी वेस्कुलर एंडोथेलियल, वही जो हमने बात करा कि एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो गई है तो डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है। अकर ड्यूरिंग द नाइट रेस्ट, अगर जब आप रात को रेस्टिंग स्टेज पे होते हो तब ये जो एंजाइनल अटैक है, वेरिएंट एंजाइनल अटैक, ये देखने को ज़्यादा मिलता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इसमें कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारे नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में आते हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है नाइट्रोग्लिसरीन और लॉन्ग एक्टिंग में आता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड एरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा एरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं प्रोपेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं विरापेमिल, डिल्टियाजम, नेफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन एंड फेलोडिपिन। फोर्थ हमारी कैटेगरी आती है पोटाशियम चैनल्स ओपनर, जिसमें आते हैं हमारी निकोरेंडल और अदर्स में आते हैं लाइक एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रल। ये मेनली हमारी एंटी प्लेटलेट है, ठीक है, तो ये भी क्लोट की फॉर्मेशन होने से रोकती हैं, तो ये अदर्स में आती हैं। अब हम वन बाय वन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट था हमारा नाइट्रेट्स। तो ये जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स आर मेनली वेजोडाइलेटर्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वेजोडाइलेटर्स होते हैं एंड कॉज आर्टियल डायलेशन एंड रिड्यूस बोथ। ये क्या करते हैं, आर्टरीज को डायलेट करते हैं और बोथ प्री लोड और आफ्टर लोड को रिड्यूस करते हैं। दीज ड्रग्स एक्ट बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड बाय इंक्रीज CGMP। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम मैकेनिज्म को इस फॉर्म में देखते हैं। ये हमारे नाइट्रेट्स हैं, क्लियर। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं ग्लूटाथायोन 5 ट्रांसफेरेज और अल्डिहाइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ये जो हमारा ग्लूटाथायोन 5 ट्रांसफेरेज और अल्डिहाइड रिडक्टेज हैं, ये नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, वेस्क्यूलर ग्वेनाइल साइक्लेज को, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है वेस्कुलर ग्वेनाइल साइक्लेज को। अब ये क्या करता है, ये जो GTP है ये इसको CGMP में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। ये इस प्रोसेस से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है वेस्कुलर ग्वेनाइल साइक्लेज को, जो कि GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देता है। अब CGMP का बहुत जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करते हैं, ये डीफॉस्फोलाइजेशन करता है प्रोटीन काइनेज की। ये जो CGMP है किस एंजाइम से, मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज की हेल्प से डीफॉस्फोलाइजेशन करता है प्रोटीन काइनेज की, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये डीफॉस्फोलाइजेशन है और ये जो नॉर्मल हमारा एक्टिन और मायोसिन चेन है, एक्टिन और मायोसिन लाइट चेन है, जब इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, क्लियर। लेकिन जब डीफॉस्फोलाइजेशन हो जाएगी प्रोटीन काइनेज की, तब क्या होगा, ये जो एक्टिन और मायोसिन है इनकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ नहीं पाएगा, जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, तो मायोसिन लाइट चेन अकेला बचेगा, यहाँ के कोज करेगा रिलैक्सेशन। और साथ में साइक्लिक GMP क्या करता है, ये डिक्रीज करता है सिस्टोलिक कैल्शियम लेवल को, ठीक है। कैल्शियम के लेवल को भी डिक्रीज करता है, जिससे भी क्या होती है, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का था कि नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, ये वेस्कुलर ग्वेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देते हैं। CGMP जो है ये इस एंजाइम की हेल्प से डीफॉस्फोलाइजेशन कर देता है प्रोटीन काइनेज की। अब ये जब डीफॉस्फोलाइजेशन हो जाती है तो जो एक्टिन मायोसिन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ये नहीं होती है, ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते। जब ये इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते तो M मायोसिन अकेला है, वो एक्टिन के साथ इंटरलिंक या क्रॉस लिंकिंग नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से क्या होती है, रिलैक्सेशन। तो इस तरह से नाइट्रेट जो है वो यूजफुल होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में, और ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं। और साथ में ये क्या करता है, CGMP क्या करता है, ये साइक्लिक कैल्शियम लेवल को भी डिक्रीज करता है, और कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तब भी हमारी रिलैक्सेशन होगी। सेकंड आते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स पे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स का इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, स्लो होता है। दे एक्ट बाय डिक्रीज द कार्डियक वर्क एंड O2 कंजप्शन, दे डिक्रीज द टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं लाइक प्रोपेनोलोल या जितने भी आपने ये यहाँ पे पढ़े क्लासिफिकेशन में, प्रोपेनोलोल, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये बीटा रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है आपके हार्ट में, उस पर जाके बाइंड करती हैं, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, क्लियर। अब नॉर्मली क्या होना था, जो आपके बीटा रिसेप्टर है वहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है वो बाइंड करते हैं,
ठीक है। जब ये बाइंड करते हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जब और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका, फाइट और फ्लाइट वाला वो सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका जो ड्रग है उसने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है तो नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आकर बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो हो गया हमारा ब्लॉक, क्लियर। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिवेंट हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगी। जब ये डिक्रीज होगी तो कार्डियक वर्क भी डिक्रीज होगा, और जब कार्डियक वर्क डिक्रीज होगा तो मायोकार्डियल O2 की ऑक्सीजन की कंजप्शन भी कम होगी। अब क्या हो रहा है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा एक्टिवेट था तो क्या था, हार्ट रेट भी इंक्रीज था, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज था, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और हार्ट इतना ज़्यादा काम कर रहा था तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। इतना काम करने के लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन जब बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया या ब्लॉक हो गया, तो हार्ट के जो फंक्शंस थे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन भी अब कम चाहिए। पहले हार्ट को इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए थी, अब हार्ट को इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया है तो उसको अब ऑक्सीजन भी कम चाहिए, ठीक है। तो अब एंजाइना में क्या होता है कि मायोकार्डियल को O2 की और ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, इसलिए बीटा ब्लॉकर देना जरूरी होता है कि अगर लेस ऑक्सीजन भी है, अगर आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में लेस ऑक्सीजन पहुंच रही है लेकिन आपका हार्ट बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंजाइना पेक्टोरिस होगा ना, उससे सिम्टम्स आएंगे क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम है लेकिन हार्ट को डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर आप हार्ट का थोड़े से फंक्शंस कम कर दो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बंद हो गया या ब्लॉक हो गया तो हार्ट को उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन कम भी होगी तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि लेस ऑक्सीजन की सप्लाई भी है तब भी जो हार्ट है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। थर्ड हमारे आते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जिसमें आते हैं मिनॉक्सिडिल, डाइजोक्साइड एंड निकोडेंडल। इसमें क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती हैं। जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वहाँ से, जैसे कोई चैनल है, ये क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स करवाती हैं। जब पोटेशियम चैनल बाहर जाएंगे तो क्या होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी, आर्टियल डायलेशन होगी, प्रीलोड भी कम होगा और आफ्टर लोड भी कम होगा, ठीक है। हार्ट पे लोड कम हो जाएगा, जब हार्ट पे लोड कम हो जाएगा तो आपको ये सिम्टम से आप प्रिवेंट हो गए, ठीक है। एक और है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, ये जो कैल्शियम है ये इंटरसेलुलरली में जाके क्या करता है, कालमोडुलिन के साथ मिलता है, कालमोडुलिन के साथ मिलकर कैल्शियम कालमोडुलिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये मायोसिन लाइट चेन को जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होती है देन ये मायोसिन लाइट चेन जो है ये एक्टिन के साथ मिलती है, देन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, क्लियर, जो आपने पहले भी नाइट्रेट्स में पढ़ा। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम का चैनल है इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का इफ्लक्स नहीं होगा। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम चैनल इंटरसेलुलर में नहीं जाएंगे, देन वो कालमोडुलिन के साथ नहीं मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म एक्शन था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। थैंक यू।